अंधेरे ना होते उजाले ना होते, अंधेरे ना होते उजाले ना होते, धरा पर कहीं गोरे काले ना होते, धरा पर कहीं गोरे काले ना होते, कहीं झगड़े लड़ाई ना होती मासूम, कहीं झगड़े लड़ाई ना होती मासूम, यहाँ मंदिर मस्जिद शिवालय ना होते। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में आई हैं प्रज्ञा गुप्ता जी। प्रज्ञा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर, मेरा नाम प्रज्ञा है और बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें इनवाइट किया यहाँ। प्रज्ञा जी के विषय में बता दें, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इस समाज में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर सामाजिक उत्थान में अपना योगदान दे रही हैं। साथ में आप काव्य के क्षेत्र में भी काफी सक्रिय हैं। हम सीधे चलेंगे प्रज्ञा गुप्ता जी के पास। प्रज्ञा गुप्ता जी से जानेंगे उनका परिचय। प्रज्ञा जी, हमारे ऑडियंस को आप अपना परिचय स्वयं दें। ठीक है, मेरा नाम जैसा कि बताया गया है कि मेरा नाम प्रज्ञा है और अभी मैं एम ट्रस्ट में सामाजिक कार्यकर्त्री के रूप में दिव्यांगों के अधिकारों पे काम कर रही हूँ। इसी के साथ मैं अभी LLB करने की तैयारी और MSW और BCom मेरी पढ़ाई जी। प्रज्ञा जी, जैसा कि हमें पता चला है, आप राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी हुई है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब मैं BCom कर रही थी 2016 के बाद, तो मुझे डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना अपने यहाँ आई हुई है और उसकी जो प्रथम यूनिट थी उसमें हमें लीडर बनने का कार्य मिला, जिसमें हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ सामुदायिक सेवा और वृद्ध लोगों से जुड़ना, उनके कल्याण के लिए काम करना, सामाजिक जो हमारी संस्थाएं हैं उनसे वो कैसे कार्य करती हैं, सब चीजों के बारे में जानने का मौका मिला। इस यात्रा ने आपके व्यक्तित्व को कैसे संवारा? इस यात्रा में मेरे व्यक्तित्व को ये कि चीजों को, मुद्दों की अच्छी समझ रही, कैसे हम लोगों तक, जैसे जो योजनाएं चल रही हैं, कल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उसके बारे में पता चला। हम जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनसे हम जुड़ करके उन्हें उन योजनाओं का लाभ दिलाने का, ये सारी चीजें हमारा हमेशा से पैशन रहा। प्रज्ञा जी, आप अक्सर देखी जाती हैं वृद्धा आश्रम में वृद्ध जनों की सेवा के लिए। तो वृद्धा आश्रम में सेवा करते समय ऐसा कौन सा अनुभव जिसने आपके मन को गहराई से छुआ हो? हाँ, मैं बताना चाहूंगी, जब मैं वृद्धाश्रम पहली बार गई थी अपना जन्मदिन मनाने के लिए वहाँ पे, तो मैंने ये देखा कि जो एक राजनीतिक पार्टी है उसकी महिला सदस्य की सगी माँ वहाँ पे बैठी हुई थी और रो रही थी। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी ने मुझे यहाँ से निकाल दिया है और जो मेरा बेटा था उसको मानसिक रूप से अस्वस्थ कर दिया है किसी कारणवश, और मेरी सारी जायदाद उन्होंने ले ली है। ये सब देख करके जो मेरे अंदर की जो आत्मा है उसे बड़ा कष्ट पहुंचा और मैंने कुछ चीजों का, मतलब जो हमारे भावनाएं थी उसको हमने कलम के द्वारा उतारने का भी प्रयास किया है। अच्छा, कलमबद्ध किया। हाँ जी। इसके अलावा प्रज्ञा जी, आप दिव्यांगजन किशोरी बालिकाओं पर भी कार्य करती रहती हैं। इस कार्य का आपका अनुभव कैसा रहा? इसका सर अनुभव बेहद अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने ये देखा कि जो हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र की जो किशोरी बालिकाएं हैं, ज्यादातर जो उनका माइलस्टोन होता है वो कक्षा 8 तक जो फ्री शिक्षा है RTE के तहत, वो तो उन्हें दे दी जाती है। उसके बाद उन्हें ड्रॉप आउट कर दिया जाता है, फिर उन्हें बाल विवाह के क्षेत्र में ढकेल दिया जाता है, जो कि ये गलत है। तो उनसे हमने जुड़ करके उन्हें चूल्हे चौके के अलावा भी जो सामाजिक मुद्दे, उनकी समझ, उन्हें विद्यालय से पुनः जोड़ने का कार्य करते हैं और सरकारी जो हमारे तंत्र हैं उनके समक्ष ला करके उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान करने का काम। और जैसे माहवारी स्वच्छता, इस पे हमारा ज्यादा रहता है, जेंडर इक्वलिटी पे ज्यादा रहता है। साथ साथ में अगर दिव्यांग की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं जो उनके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है उनसे वो वंचित रह जाते हैं। जैसे आप देख ही लीजिए कि हमारे यहाँ जो दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया जाता है, लोगों को नहीं पता है। हमारे यहाँ अगर 100% दिव्यांग है तो उनका 20% लोगों का बना हुआ है, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही। इन सब चीजों पे हम जुड़ करके काम करते हैं सर। आप एक कवित्री भी हैं, ऐसा सुनने में आया है। एक कवित्री के रूप में आपकी रचनाएं समाज सेवा, बुजुर्गों की पीड़ा और मानवीय संवेदनाएं किस रूप से उतारती हैं? सर, ऐसे जो हमारे विभिन्न मुद्दे हैं जो आप बता रहे हैं, उसी में से एक हिस्सा मैं देख पा रही हूँ। जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं या अधिकारों की बात की जाए तो समानता का अधिकार है। मैं देख पा रही हूँ कि कई वर्षों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, लोगों में असमानताएं आ गई हैं, बहुत ज्यादा जातिवाद और धर्मवाद चल रहा है और बंधुत्व खत्म हो रहा है। तो उसको जगाते हुए मैं बात करना चाहूंगी। एक मुक्तक है, इसी पे मैं पढ़ना चाहूंगी जो मेरा स्वरचित है।
कि अंधेरे ना होते उजाले ना होते, अंधेरे ना होते उजाले ना होते, धरा पर कहीं गोरे काले ना होते, धरा पर कहीं गोरे काले ना होते, कहीं झगड़े लड़ाई ना होती मासूम, कहीं झगड़े लड़ाई ना होती मासूम, यहाँ मंदिर मस्जिद सिवाले ना होते। वाह वाह। तो आप सुन रहे थे प्रज्ञा जी को, कितनी बेहतरीन पंक्तियों में इन्होंने पिरोया है समरसता को, किस तरीके से पिरोया है। प्रज्ञा जी, आपको दैनिक जनजागरण के मंच पे आके कैसा? बहुत अच्छा लगा सर। मैं देख पा रही हूँ कि आपके मंच को द्वारा जो हमारे युवा साथी हैं और कई ऐसे वरिष्ठ साथी जो अपने अनुभव को साझा करते हैं, उनसे भी काफी हमारे जो ऑडियंस है उनको सीखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पे हमें लगता है कि सामाजिक बदलाव के लिए ये एक बहुत अच्छा मंच है। तो आप सुन रहे थे प्रज्ञा जी को। बीच में हमारी भी एक अपील है, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। प्रज्ञा जी, हम जोड़ेंगे सीधे आपको कार्यक्रम से। आज की युवा पीढ़ी को बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए क्या संदेश देना चाहिए? हमें जहाँ तक मैंने देखा है और लोगों से सीखा है, जो हमारे आइडल हैं, लखीमपुर की ही बात की जाए, बहुत बड़ी की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो हमारे बीच में जैसे राजेश दीक्षित सर हैं, और हमारे पिताजी की ही बात कर लें जिनसे मैं सीखते आई हुई हूँ, और डॉक्टर DN मालपानी सर हैं। लोगों से मैंने काफी कुछ सीखा है। और सबसे पहले जो मैं अपना यूथ आइकन मानती हूँ वो विवेकानंद जी हैं। तो उनके विचारों को पढ़ना, उनकी चीजों को जानना, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये रहेगा सर, मैं कहना चाहूंगी कि सामाजिक बदलाव के लिए हमारी युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। जो हम उनके मुद्दे हैं, खुद को चेंज तो करना ही है लोगों के लिए, और इसके साथ साथ में दूसरों को भी चेंज करना है, और एक ऐसे समाज का हमें लगता है स्थायित्व करना है जिसमें हर एक इंसान ससम्मान अपना जीवन जी सके। ऐसे हम परिकल्पना कर रहे हैं। सेवा और सृजन दोनों यात्राओं को संतुलित करते हुए आपका भविष्य का सपना क्या है? हाँ, मेरा भविष्य का सपना, मतलब मेरे माता पिता और जो पड़ोसी हैं वो मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, लेकिन सर मेरा जो पैशन है, मेरा जो मन करता है, वो एक सामाजिक कार्यकर्त्री के रूप में हमेशा से मैं बनी रहूंगी, और उसी के साथ साथ मैं सामाजिक बदलाव के लिए आगे बढ़ रही हूँ, और एक ऐसे समाज का स्थापना करूंगी जिसमें हर इंसान अपनी चीजों को जानेगा और दूसरे की मदद करने के लिए आगे आएगा। अभी आपने देखा, हाल ही में हमने चलाया, जैसा कि अभी आपने बताया, आप यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद जी को मानती हैं, और हमने स्वामी विवेकानंद जी के ऊर्ध्वगामी आदर्शों की चिंतन पे आधारित युवा चेतना के नूतन स्वर चलाया था। काफी लोगों ने उसे देखा और बहुत सराहा भी। तो हम सीधे सीधे उस कार्यक्रम से आपको जोड़ेंगे। आप स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पे आधारित युवाओं को क्या संदेश देना चाह रही, जैसे कि युवा मौजूदा समय में युवा भटकाव की दिशा में जा रहा है, उसको रिलेट करते हुए क्या युवाओं को संदेश? ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ कि ज्यादातर जो हमारे युवा साथी होते हैं वो नेता बनना पसंद करते हैं, और नेता में ये है कि कुर्ता पैजामा पहन लिया और चल दिए, हाँ उनकी जय। ये हमें लगता है कि ये उनका जो मोटिव है वो नहीं होना चाहिए। और साथ साथ में लड़कियों को मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक लड़की हूँ, तो वो ज्यादा वेस्टर्नाइज की तरफ हो रही हैं। ये ना होकर के हमें लगता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनको पढ़ना चाहिए, सावित्रीबाई फुले हैं, उनके जो उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, फातिमा शेख जी हैं, उन्होंने जितना महिलाओं को पढ़ाने के लिए जो सहयोग दिया उनको पढ़ना चाहिए और संघर्षों को जानना चाहिए। उसी के हिसाब से सामाजिक बदलाव में अपना योगदान उन्हें भी देना चाहिए। तो आप सुन रहे थे प्रज्ञा गुप्ता जी को, और आपने अंत तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही हमें फिर वही अपील, यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।